जयपुर से जयपुर, जयपुर से भोपाल, जहां भी जाइए बस यही सवाल, लोग इसका जवाब जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सीएम रेस कोई सांसद ही जीतेगा, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल अंदर की खबर यही है। तो चलिए मैं इसकी वजह भी आपको बताता हूं। और इस सवाल के पीछे की वजह है आज दिल्ली से सामने आई सबसे बड़ी तस्वीर, जो मेरे पीछे आप इस वक्त इस बिग वॉल पर देख सकते हैं। बड़ी जायंट स्क्रीन पर देखिए, जेपी नड्डा के साथ उन तमाम सांसदों की फोटो जो विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं और आज अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। ये संसद भवन की तस्वीरें हैं। बीजेपी के तमाम सांसद यहां पहुंचे जो अब विधायक बन चुके हैं। इन सांसदों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें तमाम बड़े चेहरों को आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा के साथ सभी सांसद हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, सभी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, यानी यहीं से किसी एक के लिए गुड न्यूज आने वाली है। दरअसल ये सांसद इस्तीफे के बाद पीएम मोदी से भी मिले थे। अब इसकी तस्वीर आप देखिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी, ठीक बगल में जेपी नड्डा, इधर बाकी नेताओं को आप देख सकते हैं, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और जितने भी सांसद चुनाव जीत कर आए, सबसे आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। अब इस तस्वीर का निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। उसे बताने से पहले 2 लाइन में आपको इससे जुड़ा एक नियम बता देते हैं कि जब सांसद होते हुए कोई विधायक का चुनाव लड़ता है तो क्या होता है। अब देखिए इसके नियम क्या कहते हैं, जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए। नियम के मुताबिक नतीजे के 14 दिनों के अंदर किसी एक पद से इस्तीफा देना होता है, या तो विधायक से दीजिए या सांसद से दीजिए। इस्तीफा नहीं देने पर विधानसभा चुनाव जीते सांसदों की संसद सदस्यता 14 दिन के बाद अपने आप खत्म हो जाती है, जबकि विधानसभा चुनाव हार गए सांसदों की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यानी इसका मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव हार चुके बीजेपी नेता सांसद बने रहेंगे, लेकिन जो जीत चुके हैं बीजेपी ने उन सबका इस्तीफा करवा लिया है। मतलब साफ है कि इन्हीं में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है या डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने इन सब को राज्यों में ही एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों, ये बताएंगे, उसके अंदर के मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं कि पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 4 राज्यों में 21 सांसदों को विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें 9 सांसद चुनाव हार गए और बाकी बचे 12 सांसदों ने आज अपना इस्तीफा कर दिया। उनके आप नाम जानते हैं। जो पहला नाम है वो है नरेंद्र सिंह तोमर का। ये देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, और उन्होंने दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। अब दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम है प्रहलाद पटेल का। ये भी केंद्र में मंत्री थे, ठीक नरेंद्र सिंह तोमर की तरह, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तीसरा नाम है राकेश सिंह का, जो जबलपुर से सांसद थे। चौथा नाम है उदय प्रताप सिंह का, जो नर्मदापुरम से सांसद थे। इसी तरह रीति पाठक भी सीधी सीट से सांसद थी और सीधी विधानसभा सीट से ही उन्होंने चुनाव जीता है। अब राजस्थान के उन चेहरों को देखिए जो विधायक चुने गए और जिन्होंने आज संसद पद से इस्तीफा दिया। आइए जल्दी से लेकर आइए, जल्दी से ग्राफिक्स दिखाते हैं। पहला नाम है बाबा बालकनाथ का, जो तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं। दूसरा बड़ा नाम दिया कुमारी का, जो विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीती हैं। तीसरे चेहरे के तौर पर सामने आते हैं राज्यवर्धन राठौड़, जो झोटवाड़ा सीट से चुनाव जीते हैं। चौथे चेहरे हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो राज्यसभा सांसद थे और इन्होंने भी अपने सांसद के पद से आज इस्तीफा दे दिया। अब इसी तरह चलिए रुख करते हैं एक और राज्य का, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ से भी 3 चेहरे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और आज सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। आइए जल्दी से नाम दिखाते हैं आपको। पहला नाम रेणुका सिंह का है, सरगुजा से सांसद थी और अब भरतपुर सोनहत से विधायक बन गई। दूसरा नाम अरुण साव का है, जो लोरमी सीट से विधायक बने हैं। और तीसरे चेहरे हैं गोमती साई, जो पत्थल गांव से विधायक चुनी गई हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से तीनों स्टेट के नाम हमने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें मोदी की नीति क्या है, मोदी मास्टर स्ट्रोक क्या है। क्योंकि विपक्ष जहां सोचना बंद करता है, मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। यह हर राजनीतिक जानकार ऐसा कहता है।
चुनाव दर चुनाव 10 सालों से यही होता भी आ रहा है और मोदी के मास्टर स्ट्रोक की काट विपक्ष के पास नहीं होती है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी का यह बैकअप प्लान था, क्योंकि शुरुआत में तीनों राज्यों में कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी। तब बीजेपी ने बड़ा दांव खेला, अपने मुख्यमंत्री के सपोर्ट के लिए केंद्र से बड़े बड़े चेहरे यानी हैवीवेट कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार दिए। लेकिन अब जब चुनाव में बंपर बहुमत से जीत मिल गई है, तब सब सोच रहे होंगे कि इन सांसदों को क्या संसद में ही रहने दिया जाएगा। लेकिन नतीजे के 3 दिन के बाद ही आज सबका इस्तीफा ले लिया गया। अब सब सोच में यह पड़ गए हैं, पक्ष के भीतर भी और विपक्ष में भी, कि भला मोदी का ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, मोदी किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुल 5 संकेत छिपे हो सकते हैं। आइए देखते हैं, जल्दी से लेकर आइए। पहला संकेत तो यही है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि कोई सांसद ही सीएम बन सकता है, क्योंकि सीएम तो कोई लोकप्रिय और अनुभवी चेहरा ही बनेगा। दूसरा संकेत यह है कि सांसदों को राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो डेप्यूटी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, और साथ ही संगठन में 2024 का काम भी अपने रिस्पेक्टेड एरिया में देखेंगे। तीसरा संकेत है कि पार्टी ने इन 12 सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई संसदीय सीट का विकल्प भी तैयार कर लिया है, जो 2024 के चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा संकेत राज्य में आने वाले चुनाव के लिए नया लीडरशिप तैयार करना है, यानी इन राज्यों में 2023 के बाद 2028 में चुनाव होंगे और 2028 के लिए लीडरशिप अभी से डिफाइन करने की तैयारी शुरू कर दी गई। और पांचवा और सबसे बड़ा संकेत यह भी कि अपने अपने इलाके में अभी से 2024 के 400 पार वाले चुनावी चुनौती को पूरा करना है। उस वक्त जमीन से जुड़े हुए हर बड़े चेहरे वहां पर मौजूद होंगे, यानी पूरी तैयारी 2024 के लिए है। जब विपक्ष तीनों राज्यों में हार का विश्लेषण भी ठीक से शुरू नहीं कर पाया है, तो मोदी और बीजेपी के नेता 24 का चुनावी चक्रव्यूह अभी से तैयार करने में जुट गए। इन सांसदों के जरिए इन 3 राज्यों में बीजेपी की व्यूह रचना कैसी होगी, इसे हम मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली से गया कौन सा नेता किस क्षेत्र में खड़ा दिखता है। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें अगर नरेंद्र सिंह की। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक बने, यानी एक ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के उत्तर का इलाका जो यूपी से भी सटा हुआ है। और यहां नरेंद्र सिंह तोमर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। अब प्रहलाद पटेल को ले लीजिए, नरसिंहपुर से विधायक बने, यानी सेंट्रल मध्य प्रदेश का इलाका है और यहां पर पटेल समुदाय का दबदबा माना जाता है। यह इलाका प्रहलाद पटेल के लिए भी काफी मुफीद है। उदय प्रताप सिंह को ले लीजिए, जो गढ़र बाड़ा सीट से विधायक बने, यह नरसिंहपुर जिले में ही पड़ता है, यानी इस इलाके में 2 बड़े नेताओं की तैनाती अभी से कर दी गई है। इसे आप 24 के लिहाज से भी अपने दिमाग में लगातार बरकरार रखिएगा। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधायक बने, जो सेंट्रल मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आता है। इसके बाद नाम आता है रीति पाठक का, एक और पूर्व सांसद जो सीधी विधानसभा सीट से विधायक बनी। सीधी जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, महाकौशल, बुंदेलखंड, हर क्षेत्र में दिल्ली का नेता मंत्री या विधायक के तौर पर जमीन पर तैनात रहेगा, जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर, और 24 की प्रचंड जीत के लिए रास्ता तैयार करेगा। एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी में ये नेता नजर आएंगे। बीजेपी के इस प्लान पर वरिष्ठ पत्रकार से हमने बातचीत की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या बीजेपी अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाएगी। सुनते हैं पत्रकार का क्या कहना है। देखिए, बीजेपी में हमेशा जैसे एक बात है कि एक तरफ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों में जो सेकेंड रन लीडरशिप है उसको उभारा जाए, इन लोगों को भेजा जाए, उससे जो लीडरशिप है वो सुदृढ़ होगी। दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि नए लोगों को जो है लोकसभा में चांस दिया जाए, लोकसभा लड़ने का चांस दिया जाए, जो कि लोग पोटेंशियल रखते हैं और वो लोकसभा जीत के आ सकते हैं, उनके लिए भी जगह बनेगी। तो अब तक की खबर में आप ये समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब कोई सांसद ही सीएम बनेगा। लेकिन
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थिति क्लियर नहीं है। मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अब भी रेस में बरकरार हैं। चुनावी नतीजों के बाद भी वो अपने घर में कम और जमीन पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे भी जब कोई नई सरकार चुनी जाती है तो 6 महीने के लिए उस सरकार का हनीमून पीरियड माना जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक अलग मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं। आज वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंच गए। राज्य में प्रचंड जीत के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया, फूलों की बारिश की गई। हालांकि छिंदवाड़ा जिले में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली है। इस जिले की छिंदवाड़ा की सातों सीट बीजेपी हार गई। इसलिए शिवराज पीएम मोदी के मिशन की शुरुआत करने के लिए छिंदवाड़ा गए, यानी मिशन 2024। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में डालना है, 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। और इसलिए आज मिशन 29 का प्रारंभ छिंदवाड़ा से किया, और जो उत्साह छिंदवाड़ा में दिखा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा, इसी तरह लोकसभा में बस मोदी ही मोदी। लेकिन शिवराज भी अपनी ओर से पीएम मोदी को 29 सीटें जीतकर देने का वादा कर रहे हैं। लोगों के बीच वो मोदी के चेहरे की लोकप्रियता और 24 के मुद्दे को अभी से भुलाने की कोशिशों में जुट गए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। 2014 के पहले हमारे देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में नहीं थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। और जहां देखो भारत माता की जय और मोदी मोदी की गूंज हो रही है। शिवराज सिंह चौहान के बयान से 2 बातें साफ है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 की पिच तो वो तैयार कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए और पक्की कर लेना चाहते हैं। लेकिन 2 और राज्य हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहां सांसद का ही सीएम बनना तय लग रहा है, जैसा अभी हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ रेस में बताए जा रहे हैं, दोनों सांसद हैं। तो छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह और अरुण साव की चर्चा सबसे ज्यादा है। ये दोनों भी सांसद रहे हैं, हालांकि अब रिजाइन कर चुके हैं। अब दोनों के बयान मैं आपको सुनवाता हूं। दिल्ली में क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मैं अभी क्षेत्र और रायपुर में ही हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। अभी दिल्ली से कोई फोन वो ना आया मैम, क्योंकि सबसे आगे भी आपका नाम चल रहा है और कहा जा रहा है अरुण साव जो है वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जो सुन रही हूँ और देख रही हूँ, मैं केवल आपकी तरह आपके चैनल से ही देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। बस हम लोग तो प्रदेश में इस बम्पर जीत की खुशी मना रहे हैं। मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मुझे काम पार्टी ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया है। अब सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो हर नेता ये कह रहा है कि पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा उसे मंजूर होगा, वो बस एक छोटे कार्यकर्ता की तरह है। लेकिन मैं आपको वादा ये करता हूं कि जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि तीनों राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान हो गया, सबसे पहले हम आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज इंडिया डेली लाइव पर लेकर आएंगे। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी अभी 2024 की तैयारी में लग गई है, तो 3 राज्यों की जीत के बाद विपक्षी खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। अंदर की खबर यह है कि कई विपक्षी नेता कतार लगाकर
बीजेपी से संपर्क साधने की फिराक में। चलिए देखते हैं।